नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसे हम पिछली सीरीज़ में परमार वंश के बारे में उल्लेख कर रहे थे, ठीक है, किस तरीके से इस राजवंश की स्थापना हुई। तो आज की इस कड़ी में हम जो अजय पाल थे, अजय पाल पे हम चर्चा कर चुके थे। तो अजय पाल के पश्चात कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में उल्लेख करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे परमार वंश, और इस परमार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में की गई थी। और इसके जो पहले शासक हुए वो कनकपाल हुए, और कनकपाल के पश्चात जो 37वें क्रम के राजा हुए अजयपाल, तो तब तक जो आपकी राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ में रही। और जैसे ही अजयपाल ने अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से परिवर्तित किया, तो पहले देवलगढ़ और देवलगढ़ के पश्चात आपके श्रीनगर में। अब श्रीनगर के जो राजाओं का उल्लेख मिलता है अजयपाल के पश्चात, वो मिलता है एक कल्याणपाल का। याद रखिएगा, इस राजवंश में शाह की पदवी धारण करने वाला या अपने नाम के पीछे शाह लगाने वाले जो पहले शासक हुए वो कल्याणपाल हुए। लेकिन ये जो शाह इन्होंने लगाया था ये ज़्यादा चला नहीं, केवल इन्हीं तक ये सीमित रहा। उसके पश्चात के जो राजा हुए उनके बारे में ज़्यादा शाह नामत दिखाई नहीं देता है। कल्याणपाल के पश्चात हुए सुंदरपाल, सुंदरपाल के पश्चात हुए हंसदेवपाल, और हंसदेवपाल के पश्चात हुए थे विजयपाल, ठीक है। इन राजाओं के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन विजयपाल के संबंध में ये जानकारी मिलती है कि भोट प्रदेश पर आक्रमण किया था इन्होंने। भले इस बार आपके यूके SSSC के द्वारा एक सवाल दिया गया था कि भोट प्रदेश पर अजयपाल के पश्चात आक्रमण करने वाले जो दूसरे शासक हुए वो कौन हुए, तो उसमें उनका आंसर मानसाह दिया गया था, ठीक है। तो उनके अनुसार से जो भोट प्रदेश था, तो भोट प्रदेश पर आक्रमण करने वाले पहले शासक अजयपाल हुए, ठीक है। उसके पश्चात मानसाह हुए। लेकिन किसी किसी किताब में ये भी उल्लेख मिलता है कि विजयपाल ने ही भोट प्रदेश पर पहली बार क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन इसका ज़्यादा प्रमाण है नहीं इस चीज़ का, ठीक है। विजयपाल के पश्चात अगले जो शासक हुए वो थे सहजपाल, ठीक। और सहजपाल का जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था वो लगभग 1547 से लेकर 1575 तक। सहजपाल का टाइम पीरियड शुरू हुआ 1547 से लेकर 1575 ईस्वी तक। सहजपाल के समकालीन जो शासक हुआ वो अकबर था, ठीक है। मुगल जो शासक उस समय हुआ करते थे वो अकबर थे। अकबर के शासनकाल में ये माना जाता है कि अकबर की जो रसोई थी उस रसोई में जो जल का प्रयोग किया जाता था वो गंगा जल का प्रयोग किया जाता था। और अकबर ने अपने जो एक इनके मनसबदार थे, ठीक है, और इन्हीं के सरदार थे, तो हुसैन खां टुकड़िया, हुसैन खां टुकड़िया को इन्होंने जो ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी का उद्गम का जो स्रोत है वहाँ उसका पता लगाने के लिए इन्होंने भेजा। और हुसैन खां टुकड़िया ने क्या किया कि सहजपाल के इस टाइम पीरियड पे जो शिवालिक क्षेत्र है, इस शिवालिक क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। मतलब गंगा का उद्गम स्रोत खोजते खोजते वो शिवालिक क्षेत्र में पहुँचे, और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे सहजपाल, ठीक है। इस चीज़ का जो उल्लेख मिला हुआ है वो है आपके तारीख ए बदायूनी, तारीख ए बदायूनी। एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि हुसैन खां टुकड़िया के द्वारा जब यहाँ पर आक्रमण किया गया तो इस चीज़ का जो उल्लेख है वो किस पुस्तक में दिया गया है, तो ये उल्लेख मिला हुआ है तारीख ए बदायूनी में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सहजपाल के काल में, इसके काल में एक घंटी अभिलेख प्राप्त हुआ है। घंटी अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वो 1561 ईस्वी का, 1561 ईस्वी का पहला घंटी अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ये घंटी अभिलेख जो लिखा गया है ये भी किस में लिखा गया है, गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। तो इस राजवंश का पहला घंटी अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो सहजपाल का प्राप्त हुआ है 1561 में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, ठीक है। तो ये उल्लेख मिलता है किसका, सहजपाल का।
सहजपाल के पश्चात जो अगले शासक दिखाई देते हैं, जिन राजा का उल्लेख मिलता है, वो है बलभद्र शाह। बलभद्रपाल या बलभद्र शाह लगभग 1575 से लेकर 1591 ईस्वी तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। और इस राजवंश के ये 43वें क्रम के क्या थे, राजा थे। अब बलभद्र शाह जब यहाँ के शासक हुए तो ये इस राजवंश के पहले शासक हुए, पहले शासक जिन्होंने की क्या उपाधि धारण की थी, शाह की उपाधि धारण की थी। और किताबों में ये उल्लेख मिलता है कि इन्हें जो शाह की उपाधि दी हुई थी वो किसी लोधी वंश के किसी शासक के द्वारा दी गई थी, लेकिन लोधियों का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो इससे मैच नहीं करता है। लेकिन फिर भी शाह की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक जो हुए वो कौन थे, आपके बलभद्र शाह। अब बलभद्र शाह के समकालीन जो शासक दिखाई देते हैं, एक आपके रुद्रचंद दिखाई देते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से जिनके साथ इनका युद्ध होगा, ठीक है। रुद्रचंद के साथ बलभद्र शाह का एक युद्ध हुआ था, ठीक। और उस युद्ध में जो ये युद्ध था वो युद्ध हुआ आपका बधानगढ़ी में। बधानगढ़ी का युद्ध किसी किसी किताब में 1581 दिया गया है और किसी में आपका 1591 दिया गया है, ठीक है। प्रमाणिक रूप से जो माना गया है वो 1591 के रीजन को ही माना गया है मुख्य रूप से, ठीक है। तो बधानगढ़ी का युद्ध हुआ और इस बधानगढ़ी के युद्ध में रुद्रचंद की क्या हुई थी, हार हुई थी। और इसी युद्ध में बलभद्र शाह का जो साथ दिया था वो कत्यूर घाटी के अंतिम कत्यूरी शासक सुखलदेव, सुखलदेव ने क्या किया था, उनका साथ दिया था, जिसमें आपका रुद्रचंद की हार हुई थी। और रुद्रचंद के जो सेनापति थे पुरुषपंत, पुरुषपंत क्या हो गए थे, इस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। तो ये उल्लेख मिलता है किसके साथ, बलभद्र शाह का रुद्रचंद के साथ। अच्छा, उसके अलावा जो बलभद्र शाह है, इनको एक पुस्तक है गढ़वाल राज्यम वंशावली। गढ़वाल राज्यम वंशावली में इनको जो उपाधि दी गई है वो किसकी दी गई है, भीमसेन की उपाधि दी गई है। कवि देवराज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। उनकी अपनी कृति है गढ़वाल राज्यम वंशावली। तो उसमें इनकी जो उपाधि है वो किसके समान है, भीमसेन। इनको भीमसेन के समान क्या बताया गया है, महान और पराक्रमी बताया गया है। इसके अलावा इनका एक नाम और मिलता है, बलराम के रूप में भी इनको दिखाया गया है, ठीक है। और एक नाम और मिलता है आपका राम शाह। ये सारे नाम किसके मिलते हैं, आपके बलभद्र शाह के मिलते हैं। उसके अलावा जो बलभद्र शाह थे, बलभद्र शाह पवार राजवंश के पहले शासक हुए जिन्होंने इस राजवंश में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। पवार राजवंश में पहला भूमि बंदोबस्त करवाने वाले जो शासक थे वो कौन थे, आपके बलभद्र शाह जी थे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड रहा बलभद्र शाह का, ठीक। उसके बाद बलभद्र शाह के पश्चात जो अगले शासक हुए 44वें क्रम के शासक हुए और वो थे मान शाह। अब बलभद्र शाह के पश्चात जितने भी राजा हुए उन सभी ने शाह की उपाधि धारण करनी शुरू कर ली थी, ठीक है। तो इसीलिए अगले राजा का जो उल्लेख मिलता है और बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी के रूप में जिनको दिखाई देता है वो है मान शाह। मान शाह का समय शुरू होता है 1591 से लेकर 1611 ईस्वी तक, ठीक है। और मानशाह जो अगले राजा हुए थे वो 44वें क्रम के राजा हुए, ठीक है। अब मानशाह जो थे, मानशाह के समकालीन जो राजा थे चंद राजवंश में आपके रुद्रचंद थे, लेकिन रुद्रचंद के साथ ज़्यादा उल्लेख नहीं है। दूसरे हुए थे इनके समकालीन लक्ष्मीचंद, ठीक। ये दो इनके क्या हुए थे, समकालीन हुए थे। उसके अलावा जो मानशाह है, मानशाह के समकालीन मुगल दरबार में जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं जहांगीर, जिनके साथ थोड़ा इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक। मानशाह जो थे इनके दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि थे भरत कवि। वैसे मुख्य रूप से भरत बहुगुणा थे ये, ठीक।
दरबारी कवि थे भरत कवि। भरत कवि के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, उसका नाम था मानोदय काव्य। ये जो मानोदय काव्य है ये संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत का प्रमुख ग्रंथ है। और मानोदय काव्य से हमें पंवार वंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और मानसाह के शासनकाल के बारे में जो पूर्ण जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? मानोदय काव्य से मिलती है। इसके अलावा हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि जब जहांगीर मानसाह के क्या थे? समकालीन थे। तो जो मानसाह थे इन्होंने क्या किया था? अपना दूत। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, मुगल दरबार में अपना दूत भेजने की जो प्रथा शुरू की थी, दूत भेजने की जो प्रथा शुरू की थी वो बलभद्र शाह ने की थी। पहला दूत जो आपके मुगल दरबार में भेजा था वो बलभद्र शाह ने भेजा था, और बलभद्र शाह के पश्चात जो दूसरा दूत यहाँ से भेजा गया था वो मानसाह के द्वारा भेजा गया था, और मानसाह ने इस जहांगीर के दरबार में भरत कवि को अपना क्या भेजा था? दूत के रूप में भेजा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जहांगीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित थे, और भरत कवि के द्वारा वो जो रोग था उसका पता लगाया गया और उसका उपचार करवाया गया। इस चीज़ से प्रसन्न हुए जहांगीर, भरत कवि से प्रसन्न हुए, और उन्होंने इन्हें एक उपाधि दी थी जो थी आपकी ज्योतिक राय, ज्योतिक राय या ज्योतिष राय। उन्हें एक उपाधि दी गई थी, ज्योतिक राय या ज्योतिष राय की उपाधि भरत कवि को जहांगीर के द्वारा दी गई थी, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है। उसके अलावा भरत कवि जब जहांगीर के दरबार में निवासरत थे तो उसी समय उन्होंने एक पुस्तक का भी निर्माण किया जिसका नाम था जहांगीर विनोद। याद रखिएगा, ये पुस्तक का जो निर्माण किया था वो भरत कवि के द्वारा किया गया, और भरत कवि ने ये पुस्तक जो लिखी थी वो जहांगीर के दरबार में लिखी थी। तो इस तरीके से जहांगीर के दरबार में जाने वाले जो कवि थे वो कौन थे? भरत कवि थे। ओके। इसके अलावा जब लक्ष्मीचंद, देखिए इनके दो सेनापति मुख्य रूप से इनका उल्लेख मिलता है, एक मिलता है नंदी का और एक मिलता है खत्तर सिंह का। दो सेनापतियों का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है। इनके समकालीन हुए लक्ष्मीचंद, और लक्ष्मीचंद के साथ इनके जो युद्ध हुए थे वो 8 युद्ध हुए थे। इन 8 युद्धों में, ठीक है, इन 8 युद्धों में इनकी क्या हुई थी? 7 में इनकी विजय हुई थी, 7 में ये विजित हुए थे, और 8वें में क्या हुई थी? इनकी हार हुई थी। ठीक है। 7वां जो युद्ध लड़ा गया था ये पैनखंडा में लड़ा गया था। पैनखंडा में ये लड़ा गया था, पैनखंडा का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक। यहां पर जो आपके लक्ष्मीचंद थे इनके 2 सेनापति यहां पर मारे गए थे। 8वां युद्ध जब लड़ा गया तो उस समय लक्ष्मीचंद का सेनापति था गेंडा सिंह, और मानसाह का सेनापति था उस समय खत्तर सिंह। और इसी युद्ध में कहा जाता है कि खत्तर सिंह क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे, और जैसे वो वीर गति को प्राप्त हुआ तो यह 8वां युद्ध जो था वो लक्ष्मीचंद के द्वारा आंशिक रूप से विजित कर लिया गया था। ठीक है। तो इसी के पश्चात से आपके जो कुमाऊं है, कुमाऊं क्षेत्र में खतड़वा जो त्यौहार मनाया जाता है वो इसी खत्तर सिंह के मारे जाने के उपलक्ष्य में वहाँ पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से लक्ष्मीचंद के साथ जो आपके मानसाह थे उनके कितने युद्ध हुए? आपके 7 युद्ध हुए थे। 8 युद्ध हुए थे जिनमें 7 में विजय और 1 में उनकी क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है। ओके। उसके अलावा जो मानसाह थे, मानसाह की एक उपाधि उनको दी गई है गढ़भंजन की, गढ़ों को तोड़ने वाले। महान शासक थे। ठीक है। गढ़ों को तोड़ने वाले इनको कहा गया है, इसीलिए इनकी जो एक उपाधि दी गई है वो गढ़भंजन दी गई है। ठीक है। बहुत ही पराक्रमी शासक ये हुआ करते थे। इनके द्वारा जो भोट प्रदेश था, इस भोट प्रदेश में इन्होंने क्या किया था? 2 बार आक्रमण किया था मुख्य रूप से। ठीक है। भोट प्रदेश पर 2 बार आक्रमण किया। पहली बार जब आक्रमण किया था तो उस समय इन्होंने वहां से जो सोने का सिंहासन है, सोने का सिंहासन वहां से प्राप्त किया। ठीक। और दूसरी बार जब इन्होंने भोट प्रदेश पर आक्रमण किया
तो उस समय वहां के शासक हुआ करते थे काकवा मोर, ठीक है। और काकवा मोर को उन्होंने पराजित किया और काकवा मोर को उन्होंने कर देने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था। उनके द्वारा काकवा मोर को 1.25 सेर सोना, 1.25 सेर सोना और एक 4 सींग वाला मेढ़ा, 4 सींग वाला जो मेढ़ा था वो देना उन्होंने क्या करवाया, उनसे स्वीकार करवाया। तो इस तरीके से भोट प्रदेश पर आक्रमण करने वाले, जो कि आपके यूके SSSC में सवाल पूछ लिया गया था इस बार कि भोट प्रदेश पर जो दूसरा आक्रमण किया गया था वो किसके द्वारा, तो भोट प्रदेश पर आक्रमण करने वाले दूसरे शासक जो थे वो कौन थे, मानसाहा थे। उन्होंने 2 बार आक्रमण किया, एक बार वहां से सोने का सिंहासन चुराया था, ठीक है, उनसे छीना हुआ था, और दूसरी बार उन्होंने जो काकवा मोर था उसको पराजित किया और काकवा मोर को 1.25 सेर सोना और 4 सींग का मेढ़ा देना क्या किया था, सुनिश्चित करवाया था। इसी युद्ध में उन्होंने यहाँ का जो फौंदार था वो जीतू बगडवाल को नियुक्त किया था। जीतू बगडवाल को उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ का फौंदार नियुक्त करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से भोट प्रदेश में इनके आक्रमण का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जो मानसाहा थे, मानसाहा को कहा जाता है कि इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था मानपुर। ये भी श्रीनगर के ही अगल बगल कहीं पर स्थापित था और इस मानपुर को इन्होंने क्या बनाया था, अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। इसके अलावा ये भी उल्लेख मिलता है कि जो आपका हरिद्वार है, इस हरिद्वार की जो नींव रखी थी, हरिद्वार की जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, मानसाहा के द्वारा रखी गई थी। तो इस तरीके से अजय पाल के पश्चात आपके जो मुख्य रूप से जिन राजाओं का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है वो सहसपाल, उसके बाद आपके बलभद्र शाह, और बलभद्र शाह के पश्चात जो अगले शासक का उल्लेख मिलता है वो कौन थे, आपके मानसाहा, ठीक है। तो आज की क्लास में इस टॉपिक को इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। आगे के जो राजाओं का उल्लेख होगा वो आपके अगले पार्ट में आप लोगों को बता दिया जाएगा किस तरीके से अगले राजा हुए, ठीक है। और इनके पश्चात तो महान शासकों का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में। धन्यवाद।